जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। इंडियन कल्चरल हेरिटेज के साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स में हमने लास्ट क्लास में फोक डांस, फोक ड्रामा, फोक सॉन्ग और फोक पेंटिंग कंप्लीट कर दिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लिटरेचर, राइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश के साहित्यकार। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो अलग अलग समय पर अलग अलग साहित्यकार हुए हैं, ठीक। और हमें इस चैप्टर पे जो चीज पढ़नी है और जो याद रखना है वो हमें साहित्यकार और उनकी रचनाओं को याद रखना है। मतलब राइटर्स जो रहे हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा है, व्हाट दे हैव रिटन, ये हमें याद रखना है। अब ये प्राचीन काल से लेकर के, ठीक है, और आधुनिक काल तक, मतलब एंशियंट से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक जितने भी राइटर्स रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन सभी के बारे में हमको पढ़ना है और उनकी रचनाओं के बारे में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो लोक साहित्यकार हैं, फोक राइटर्स हैं, उनके बारे में भी हमको इसमें पढ़ना है, ठीक। तो इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसमें आपको इसमें भी समझने लायक कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ बार बार इस वीडियो को देख करके उन राइटर्स को और उनके जो वर्क्स हैं या जो उनकी रचनाएं हैं उनको याद रखना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको जो यहाँ पर मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत सारा पार्ट जो है वो प्रीलिम्स में भी आएगा, ठीक है। तो आपकी मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की भी क्या हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हैज बीन वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी क्रिएशन सिंस एंशियंट टाइम्स। देखिए, मध्य प्रदेश जो रहा है वो प्राचीन समय से ही साहित्य सृजन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। मतलब साहित्य सृजन, लिटरेरी क्रिएशन में वेरी रिच रहा है, अत्यंत समृद्ध रहा है। दिस स्टेट हैज बीन द बर्थ प्लेस एंड वर्क प्लेस ऑफ ग्रेट संस्कृत राइटर्स लाइक महाकवि कालिदास, भर्तृहरि, भावभूति। देखिए, मध्य प्रदेश जो रहा है, मध्य प्रदेश की भूमि, ये संस्कृत भाषा के महान साहित्यकारों की जन्मभूमि रही है। जन्मभूमि और कर्मस्थली, जिसमें महाकवि कालिदास आते हैं, भर्तृहरि आते हैं, भावभूति आते हैं, ठीक। तो ये सारे महान संस्कृत के साहित्यकार, संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार हैं, जिनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली क्या रही है, मध्य प्रदेश रही है, ठीक। अब मध्य प्रदेश के अगर हम साहित्यकारों की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, एंशियंट समय में, एंशियंट मतलब प्राचीन कालीन में साहित्यकार कौन कौन से रहे हैं, तो वो रहे हैं महाकवि कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट और भावभूति, ठीक है। इन चारों को हमें पढ़ना है किसमें, प्राचीन काल। इसके बाद अगर हम मेडविल पीरियड या मध्यकालीन साहित्यिकों की बात करें तो आचार्य केशवदास, भूषण, पद्माकर भट्ट, राजा भोज और बिहारी लाल, ठीक है। ये सब जो राइटर्स रहे हैं ये मध्यकालीन मेडिवल पीरियड के रहे हैं। ये राजा भोज का नाम याद रखिएगा, राजा भोज बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपाल के जनक, ठीक है। भोपाल जो शहर है, ठीक है, ये जो आपको भोपाल में जो बड़ी जो तालाब दिखता है, ये राजा भोज के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पर राजा भोज की एक प्रतिमा भी बनवाई गई है, ठीक है। तो राजा भोज के बारे में पढ़ना है, आचार्य केशवदास, भूषण, पद्माकर भट्ट और बिहारी लाल। और मॉडर्न अगर पीरियड में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार रहे हैं, जैसे माखन लाल चतुर्वेदी। आप देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में माखन लाल चतुर्वेदी के नाम से एक विश्वविद्यालय भी है। गंजन महादेव मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, भवानी प्रसाद मिश्रा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, मुल्ला रामू जी, अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, डॉक्टर बशीर बदर, कवि प्रदीप, बाल कवि बैरागी, सेठ गोविंद दास, अमृतलाल बेगड़, मन्नू भंडारी, चंद्रकांत देवतले, द्वारिका प्रसाद मिश्रा, माधवराव सप्रे और श्री कृष्ण सरल, ये सारे क्या रहे हैं, आधुनिक कालीन साहित्यकार रहे हैं, ठीक है। हमें इनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो साहित्यकार हमें काफी सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप ये माइंड में रखिए कि आपको कई बार इस लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको साहित्यकार याद रखना है और उनकी रचनाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें फोक राइटर्स की, ठीक है, लोक साहित्यकार, तो वो रहे हैं संत सिंघा जी, जागनिक, ईसुरी और घाघ दुबे, ठीक। तो हमें इन सारे राइटर्स के बारे में पढ़ना है
और इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्राचीन कालीन से, और सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं महाकवि कालिदास के बारे में। देखिए, किसी भी राइटर के बारे में हम उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब उनका जो है पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर उनकी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, और मेनली जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि इनकी रचनाएं क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाकवि कालिदास की। कालिदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो ही इज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। ये संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार रहे हैं, ठीक है, नाटककार मतलब जो ड्रामा लिखते हैं, ठीक है, और कवि मतलब जो कविताएं लिखते हैं। तो ये संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार रहे हैं। He was one of the 9 gems of चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कोर्ट इन उज्जैन। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य के एक बहुत प्रमुख शासक रहे हैं, और उनके यहाँ भी नवरत्न हुआ करते थे। आपने अकबर के नवरत्न सुने होंगे, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नवरत्न हुआ करते थे, और महाकवि कालिदास जो थे उनके दरबार में उनके नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। इसके बाद बात करें तो इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, तो इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो कालिदास में आपको ये याद रखना है, इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें इन कालिदास वर्क, ही इज कंसीडर्ड टू बी द रेसिडेंट ऑफ उज्जैन ड्यू टू हिज स्पेशल लव फॉर उज्जैन। देखिए, कालिदास की जो कृतियां रही हैं, कृतियों में, ठीक है, उज्जैन के प्रति उनके विशेष प्रेम के कारण उन्हें उज्जैन के निवासी माना जाता है। मतलब जो उनका काम रहा है, या जो कहे कृतियां रही हैं, कृतियों में उज्जैन के प्रति जो उनका असीम प्रेम है, विशेष प्रेम है, ये शो करता है कि उनका जो निवास स्थान हुआ करता था वो उज्जैन माना जाता है, ठीक है, उज्जैन उनका निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा बात करें इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय अदर स्कॉलर्स, ही इज कंसीडर्ड टू बी द रेजिडेंट ऑफ द एरिया अराउंड द हिमालयस। लेकिन अगर हम बात करें अन्य विद्वानों के द्वारा, जो अन्य विद्वान हैं, ठीक है, उन्होंने जो इनका विवरण दिया है उसमें ये कहा गया, या उसमें ये सारांश निकला है कि ये हिमालय के आसपास का निवासी इनको माना जाता है। मतलब जो हिमालय वाला क्षेत्र है उनके आसपास का निवासी इनको माना जाता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं इनकी रचनाएं, इनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं। तो आपको याद रखना है, सबसे पहला है महाकाव्य। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, ठीक है, एक है रघुवंशम, ठीक है, और दूसरा है कुमार संभवम, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कालिदास जी के 2 महाकाव्य रहे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, ठीक। इसके अलावा बात करें, इन्होंने 2 खंड काव्य भी लिखे हैं, मेघदूतम, ऋतु संहार, ठीक है, ऋतु संहार, ठीक है। तो खंड काव्य 2 हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार, और महाकाव्य कितने हैं, ये भी 2 हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने 3 ड्रामे भी लिखे हैं। ड्रामा मतलब एक तरीके से कहा जाए नाटक। नाटक में इन्होंने क्या लिखा है, एक तो लिखा है मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, और तीसरा जो है वो है विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम, ठीक। तो इन्होंने 3 नाट्य लिखे हैं, महा माला मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो वर्षियम, वर्षियम, ठीक है, वर्षियम, ठीक है, विक्रमो वर्षियम, ठीक है। ये 3 ड्रामे इन्होंने लिखे। खंड काव्य इन्होंने 2 लिखे हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार, और जो महाकाव्य हैं वो 2 लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभव, ठीक। तो ये इनकी रचनाएं रही हैं महाकवि कालिदास की। अब थोड़ा सा हम इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। तो इनका जो सबसे पहला अगर हम बात करें महाकाव्य था, वो था कुमार संभवम, ठीक है। तो कुमार संभवम की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला महाकाव्य था इनका, ठीक है, सबसे प्रथम महाकाव्य कौन सा था, कुमार संभवम। अब इसमें बेसिकली दिया क्या है, मैरिज ऑफ शिव पार्वती एंड द बर्थ ऑफ कार्तिकेय, किलिंग ऑफ तारकासुर बाय कार्तिकेय, ठीक है। देखिए, इसमें बेसिकली किया क्या है, विवरण क्या दिया गया है इस महाकाव्य में, शिव पार्वती का विवाह एवं कार्तिकेय का जन्म, ठीक है, कार्तिकेय का जन्म हुआ, शिव पार्वती का विवाह, और कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध, कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का क्या किया, वध किया गया,
ठीक, ये बताया गया। इसके अलावा इसकी लैंग्वेज जो रही है वो संस्कृत रही है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में ये महाकाव्य लिखा गया है, कुमार संभवम। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला महाकाव्य है। इट इज दी फर्स्ट महाकाव्य। ठीक है, सबसे पहला प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभवम। इसमें शिव और पार्वती जी के विवाह का और कार्तिकेय के जन्म का और कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के मौत का विवरण इसमें दिया हुआ है, और ये संस्कृत भाषा में है। ठीक, तो पहला था कुमार संभवम। दूसरा अगर हम बात करें रघुवंशम, ठीक है, ये दूसरा महाकाव्य है जो इन्होंने लिखा। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटायर रघुवंशम टेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम महाराजा दिलीप। देखिए, इसमें क्या किया है, संपूर्ण रघुवंशम की गाथाओं का विवरण है। ठीक है, जिसकी शुरुआत होती है महाराजा दिलीप से। ठीक, तो इसमें जो संपूर्ण रघुवंशम, ठीक है, उनकी गाथाओं का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, रघुवंशम इसीलिए इसका नाम पड़ा। इसके अलावा बात करें, इट इज अ कैरेक्टर पोयम विच हैज 19 कैंटोन्स। मतलब ये एक चरित्र काव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। कैंटोन्स का मतलब होता है सर्ग। ठीक है, सर्ग। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्ग। तो 19 सर्ग दिए हुए हैं इसमें, और ये एक चरित्र काव्य है, कैरेक्टर पोयम। ठीक, इसके अलावा बात करें, इट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट ओल्डेस्ट वन। ये प्रणतम कृति माना जाता है इसको। इसको प्रणतम कृति मतलब इसको मोस्ट एंशिएंट वर्क माना जाता है। ठीक है, प्रणतम कृति माना जाता है इसको, और इसकी भाषा भी क्या रही है? संस्कृत रही है। ठीक है, तो आपको ये दोनों महाकाव्य इनके समझ में आए। पहला था कुमार संभवम, दूसरा था रघुवंशम। कुमार संभवम में शिव पार्वती जी की शादी, कार्तिकेय जी का जन्म और कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध, ये दिया। इसके अलावा रघुवंशम में रघुवंशियों की पूरी जो है इनकी गाथाओं का विवरण किया गया है, जिसमें प्रारंभ होता है महाराजा दिलीप से। तो ये दो महाकाव्य थे, कुमार संभवम और रघुवंशम। इसके अलावा बात करें तो इनके दो, अगर हम बात करें, ठीक है, दो खंड काव्य भी थे, जिसमें सबसे पहला था मेघदूतम। मेघदूतम की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला खंड काव्य था। ठीक है, तो मेघदूतम की अगर हम बात करें तो ये कैसा था? सबसे पहला खंड काव्य था। इसके अलावा बात करें, इट इज अ लिरिक पोयम। लिरिक पोयम का मतलब ये है, ये एक गीति काव्य है, गीति काव्य, इसमें गीत लिखे। ठीक है, लिरिक पोयम है, गीति काव्य है मेघदूतम। इसके अलावा बात करें, सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ यक्ष टेकिंग अ मैसेज थ्रू द क्लाउड्स। देखिए, ये यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने का विवरण है। ठीक है, मेघ से जो उनको संदेश मिला है यज्ञ द्वारा, इसका संदेश ले जाने का विवरण किसमें दिया हुआ है? मेघदूतम। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इसको दो भाग में विभाजित किया गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, तो इसको दो भाग में विभाजित किया गया है, एक तो पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ, मेघदूतम को। इसके अलावा बात करें, इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अमरकंटक एंड उज्जैन। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें अमरकंटक और उज्जैन इसका विवरण मिलता है। ठीक है, और इसमें बेतवा नदी का भी विवरण मिलता है, बेतवा नदी। ठीक है, एंड ऑल्सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेतवा रिवर। मतलब जो बेतवा नदी है उसका भी जो है इसमें मिलता है। तो आपको याद रखना है, मेघदूतम सबसे पहला खंड काव्य था। यह एक गीति काव्य है। इसमें यक्ष के द्वारा मेघ को से संदेश ले जाने का विवरण दिया गया है। इसको दो भाग में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, और इसमें अमरकंटक, उज्जैन और बेतवा नदी के बारे में दिया हुआ है मेघदूतम में। अगला बात करें, ऋतु संहारम। ठीक है, ऋतु संहारम। ऋतु संहारम की अगर हम बात करें तो ये एक खंड काव्य रचना है। ठीक है, शॉर्ट पोएटिक कंपोजिशन है। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट पोएटिक कंपोजिशन। इसमें 6 ऋतुओं के बारे में दिया है। देखिए, ऋतु संहारम का मतलब, ऋतु का मतलब होता है मानसून, सीजन। ठीक है, तो यहां पर 6 ऋतुओं के बारे में, 6 सीजन्स के बारे में बताया गया है। समर, रेनी सीजन, ऑटमन सीजन, प्री विंटर, विंटर एंड स्प्रिंग सीजन। मतलब कि ग्रीष्मकालीन, वर्षा ऋतु, शरद। ठीक है, शरद ऋतु। इसके अलावा हेमंत, शिशिर तथा बसंत, इसका विवरण दिया है। ठीक है, बसंत मतलब होता है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो बसंत का विवरण इसमें मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इट इज डिस्क्राइब्ड इन लिरिकल टोन्स।
घव्यात्मक स्वरों में वर्णन है। ठीक है, मतलब इसको घव्यात्मक स्वरों में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है ऋतु संहारम में। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, बसंत ऋतु जो है इनको ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ये इसमें दिया गया है। मतलब ऋतु जितनी भी होती हैं उसमें ऋतु का राजा किसको कहा जाता है, बसंत ऋतु को, स्प्रिंग सीजन को। ठीक, तो ये इनके दो खंड काव्य थे, मेघदूतम और ऋतु संहारम। ठीक, अब हम इनके नाट्य के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ड्रामा जो इन्होंने दिया था। सबसे पहला था मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, जो सबसे पहला नाट्य था वो कौन सा था, मालविका अग्निमित्रम। ये सबसे पहला ड्रामेटिक वर्क रहा है। ठीक है, ये प्रथम नाट्य कृति है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें रस की, ठीक है, तो श्रृंगार रस रहा है इसमें। ठीक है, तो श्रृंगार रस प्रधान है इसमें। ठीक है, तो श्रृंगार रस प्रधान है मालविका अग्निमित्रम में। इसके अलावा बात करें तो इसमें अग्निमित्र जो कि एक शुंग राजा हुआ करते थे उनका, और मालविका, ठीक है, इन दोनों की प्रेम कथा के बारे में मालविका अग्निमित्रम में बताया गया। ठीक, अग्निमित्र जो कि एक शुंग राजा हुआ करते थे, शुंग शासक, और मालविका के प्रेम का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, तो इट हैज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लव बिटवीन अग्निमित्र एंड मालविका। ठीक है, ये किसमें था, मालविका अग्निमित्र में। अगला इनका जो नाट्य था वो था अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाट्य है। दिस इज द सेकेंड कंपोजिशन ऑफ कालिदास हु बिकेम द रीजन फॉर हिज वर्ल्ड फेम। देखिए, विश्व में इनकी ख्याति या जगत प्रसिद्धि का कारण जो इनका दूसरी रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, इन्होंने कालिदास को जगत प्रसिद्धि के कारण बनाया। ठीक है, मतलब जो उनको जगत में पूरी प्रसिद्धि मिली वो इस ड्रामा की वजह से मिली, अभिज्ञान शकुंतलम में। इसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है, इंग्लिश इवन जर्मन में भी इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो अंग्रेज, जर्मन सहित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करने का मतलब होता है अनुवाद करना, तो इसका अनुवाद किया गया। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला इनके प्रेम का विवरण किया गया। देखिए, इससे पहले वाला जो इन्होंने ड्रामा लिखा था वो शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका के बारे में था, और अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत के बारे में और शकुंतला के बारे में। क्लियर है? ठीक, इसके अलावा बात करें तो इसको और भी बोला जाता है भोगा भूमि, दंडा भूमि और सिद्धा भूमि। ठीक है, देखिए विभाजन अगर हम बात करें इसका अभिज्ञान शकुंतलम का, तो इसको तीन भाग में बांटा गया, भोग भूमि, दंड भूमि और सिद्ध भूमि। ठीक है, इसको कहा गया है। ठीक है, भोग भूमि, दंड भूमि और सिद्ध भूमि। ठीक है, तो ये था अभिज्ञान शकुंतला। अगला बात करें, अगला है विक्रमो मोर वसीयम। ठीक है, तो विक्रमो वीर्यशियम। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये एक रहस्यों से परिपूर्ण नाट्य है। दिस इज अ ड्रामा फुल ऑफ मिस्ट्रीज, मतलब रहस्यों से परिपूर्ण नाटक है ये। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसमें जो दिखाया गया है वो प्रेम कथा दिखाई गई है। ठीक है, किसके किसके बीच में, राजा पुरुरवा, ठीक है, पुरुरुवा। ठीक है, तो पुरुरुवा राजा और इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी की प्रेम का विवरण किया गया है। इंद्रलोक की एक अप्सरा रही है उर्वशी। ठीक है, और इनके एक राजा रहे हैं पुररवा। इन दोनों के बीच के प्रेम की कथा के बारे में जो विवरण है वो किसमें दिया गया है, विक्रमो मोरा सीएम में। ठीक है, देखिए इनके तीनों ड्रामा में किसी न किसी प्रेम का विवरण दिया गया है। आपको ये याद रखना है किसमें कौन किसके प्रेम का विवरण दिया गया। इसके अलावा बात करें तो ये जो काव्य ग्रंथ रहा है ये सौंदर्य, ब्यूटी और शिल्प से भरपूर है, क्राफ्ट। तो सौंदर्य, ब्यूटी और क्राफ्ट, ठीक है, क्राफ्ट मतलब शिल्प, इससे भरपूर। ठीक, तो आपको समझ में आया, कालिदास के ये काम समझ में आए आपको। कालिदास ने दो महाकाव्य लिखे, रघुवंशम और कुमार संभवम। इसके अलावा खंड काव्य लिखा मेघदूतम और ऋतुसंहार, और इन्होंने तीन नाटक लिखे, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। ठीक है, ये तीन इनके नाटक थे। ठीक, तो समझ में आए आपको महाकवि कालिदास। ठीक, अब इसके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं भर्तृहरि। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महान साहित्यकार रहे हैं मध्य प्रदेश के। ठीक, भर्तृहरि के बारे में अगर हम बात करें तो भर्तृहरि एक
संस्कृत भाषा के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि रहे। ही इज एन इम्पॉर्टेंट पोएट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ विक्रमादित्य द रूलर ऑफ उज्जैन। देखिए, जो किवदंतियां हैं, ठीक है, मतलब लेजेंड्स, किवदंतियां, इनके अनुसार ये उज्जैन के जो शासक थे विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई माने जाते हैं भर्तरी। ठीक है, उनके ज्येष्ठ भ्राता, ठीक है, मतलब भ्राता उनके बड़े भाई माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें, ही अडॉप्टेड रिनाउंसिएशन ड्यू टू बैड कैरेक्टर ऑफ क्यून नेम्ड पिंगला। देखिए, इनकी एक रानी हुआ करती थी पिंगला, ठीक है, उनके दुष्चरित्रता के कारण ही, ठीक है, इनको वैराग्य धारण कर लिया था इन्होंने। मतलब इनकी एक रानी हुआ करती थी पिंगला, ठीक है, उनके दुष्चरित्रकार के कारण, बैड कैरेक्टर के कारण इनको क्या लेना पड़ा, वैराग्य धारण करना पड़ा भर्तरी को। इसके अलावा बात करें तो प्लेस ऑफ वर्शिप, इनकी साधना स्थली कहाँ कहाँ रही, एक तो भर्तरी रही, भर्तरी की गुफा उज्जैन में, और चुनार उत्तर प्रदेश। तो इनकी जो साधना स्थली रही वो रही भर्तरी की गुफा जो कि उज्जैन में है, और चुनार जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। ठीक, इसके अलावा अगर हम इनकी समाधि की बात करें तो वो है सरिस्का राजस्थान में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इनकी साधना स्थली क्या रही है, भरथरी की गुफाएं उज्जैन में और चुनार उत्तर प्रदेश में, और समाधि स्थल इनका क्या रहा है, सरिस्का राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं। तो इन्होंने त्रिशतक दिए, त्रिशतक, त्रिशतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, तो इन्होंने 3 शतक दिए, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, भर्तरी ने दिए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर शतक में 100 वर्सेस हैं, मतलब इनके प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। मतलब जितने भी इनके शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इन सभी में कितने कितने जो अपने श्लोक दिए हुए हैं, तो 100 श्लोक सभी उसमें दिए हुए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ और ग्रंथों की जो है रचना करी है, जिसमें पहला है मीमांसा सूत्र वृत्ति, ठीक है, दूसरा है वेदांता सूत्र वृत्ति, ठीक है, इसके अलावा वाक्य प्रदीप वृत्ति, वाक्य प्रदीप वृत्ति, इसके अलावा है भाग वृत्ति, ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो शब्द धातु समीक्षा, शब्द धातु समीक्षा, महाभाष्य त्रिपदी, महाभाष्य त्रिपादी और महाभाष्य दीपिका, ठीक है, और भट्टी काव्य। ठीक है, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं रही। ठीक है, तो आपको एक एक करके ये सारी रचनाएं याद रखनी है। 3 शतक याद रखने हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, इसके अलावा इनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं, तो मीमांसा सूत्र वृत्ति, वेदांत सूत्र वृत्ति, वाक्य प्रदीप वृत्ति, भाग वृत्ति, शब्द धातु समीक्षा, महाभाष्य त्रिपदी, महाभाष्य दीपिका और भट्टी काव्य। ठीक है, तो आपको ये रचनाएं बार बार याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी रचना पूछ सकता है। जैसे अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हो सकता है ये पूछ ले महाभाष्य त्रिपदी किसकी रचना है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा आप आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये भर्तरी की रचनाएं हैं। तो आपको समझ में आया भर्तरी, इनको बड़ा भाई माना जाता है विक्रमादित्य का। अपनी रानी के गलत चरित्र की वजह से इनको संन्यास लेना पड़ा, और इनकी ये सारी क्या रही हैं, रचनाएं रही। तो ये थे भर्तरी। ठीक, अगले जो हैं वो हैं बाण भट्ट। ठीक है, अगले जो हैं वो कौन है, बाण भट्ट। ठीक, बाण भट्ट की अगर हम बात करें तो ये हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के राजा थे, कहाँ के राजा थे, कन्नौज के राजा थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे बाण भट्ट। तो आपको याद रखना है, ये बाण भट्ट जो हुआ करते थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें तो इनका जन्म अगर हम बात करें तो जो किवंती हैं, ठीक है, लेजेंड का मतलब होता है किवंदती। ठीक है, तो किवंदतियों के अनुसार इनका जन्म सीधी जिले में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, सीधी जिले में सोन नदी, सीधी जिले में जो सोन नदी है उनके तट पर स्थित है। ठीक है, एक जगह जिसका नाम है भंवर सेन चंद्रे,
भंवर सेन चंद्रे, ठीक है, इस स्थान पर इनका हुआ है जन्म। ठीक, तो किवदंती के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स ही हैज टेकन द बर्थ इन भानवर्सन चंद्रे सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सोन रिवर इन सीधी डिस्ट्रिक्ट। मतलब किवदंती अनुसार सीधी जिले में सोन नदी के तट पर स्थित भंवर सेन चंदेरे नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इनको टाइटल दिया गया या उपाधि दी गई कवि चक्रवर्ती की। ठीक है, और इनको कवि चक्रवर्ती किसने दिया? हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो हर्षवर्धन द्वारा इनको उपाधि दी गई कवि चक्रवर्ती। इसके अलावा बात करें तो ये 7वीं शताब्दी के साहित्यकार रहे हैं। मतलब ये लेखक कब के रहे हैं? 7वीं शताब्दी। इसके अलावा बात करें इनकी भी भाषा क्या रही है? संस्कृत। तो आपको याद रखना है इनकी भी भाषा क्या रही है? संस्कृत। ठीक है, अब इसमें अगर हम और बात करें तो इनको वनांचल का केसरी, ठीक है, वनांचल का केसरी, वनांचल मतलब होता है वनांचल का केसरी कहा जाता है। मतलब प्रकृति चित्रण, नेचर डिपिक्शन। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? साहित्य के वनांचल का केसरी। तो आपको याद रखना है साहित्य के वनांचल का केसरी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाणभट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन जो राजा थे कन्नौज के, ठीक है, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे हर्षवर्धन, और ये सीधी जिले में इनका जन्म हुआ था। इनको कवि चक्रवर्ती भी कहा जाता था। ठीक, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इनके क्या क्या रचनाएं थे। तो सबसे पहला था हर्षचरितम, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला इनका क्या था? हर्षचरितम। ठीक है, इसमें हर्ष का विवरण किया गया। ये जॉय नहीं है, ये जॉय नहीं है, हर्ष मतलब जॉय नहीं है। ये जो हर्षवर्धन थे ना, हर्षवर्धन जो राजा थे, ये जॉय हटा लीजिएगा आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्ष के राजा नहीं, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में बताया गया। इसके अलावा इनकी एक और इंपॉर्टेंट है कादम्बरी। ठीक है, ये इनका सबसे पहला, ठीक है, अगर हम बात करें तो उपन्यास, नॉवेल को हिंदी में बोलते हैं उपन्यास। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे पहला उपन्यास माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि ये कादम्बरी जो रहा है ये सबसे पहला क्या रहा है? सबसे पहला उपन्यास रहा कादम्बरी। ठीक है, इसके अलावा इनकी और रचनाएं रही हैं चंदी शतक। ठीक है, ठीक है, चंदी शतक, दुर्गा सूत्र। ठीक है, चंदी शतक रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो पार्वती परिणय। ठीक है, ये एक नाटक रहा है। क्या रहा है? पार्वती परिणय। ये क्या है? एक नाटक रहा है। और इसके अलावा रहा है मुकुट तदितका। ठीक है, तो मुकुट ताडितक, ताडितक, मुकुट ताडितक। ठीक है, ये इनका रहा है। तो ये इनकी 5 प्रमुख रचनाएं रही हैं जो आपको याद रखना है। पहला रहा है हर्षचरितम, दूसरा रहा है कादम्बरी, तीसरा है चांदी शतक, चौथा है पार्वती परिणय, और पांचवा है मुकुट तदितक। ठीक है, मुकुट ताडितक। ठीक है, ये 5 रचनाएं रही हैं बाणभट्ट की। समझ में आया आपको बाणभट्ट? ठीक है, हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि रहे। ठीक, तो इनकी रचनाएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला बात करें, अगले हैं भावभूति। ठीक है, भवभूति कहा जाता है। ठीक, भवभूति के बारे में अगर हम बात करें तो ये संस्कृत के, अगर हम बात करें भवभूति, तो संस्कृत के एक महान कवि, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ नाटककार भी रहे। मतलब संस्कृत भाषा के एक ग्रेट पोएट और बेस्ट ड्रामेटिस्ट, मतलब सर्वश्रेष्ठ नाटककार, ठीक है, और महान कवि, ये दोनों रहे हैं संस्कृत के। इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो वो है श्रीकांत पदलच्छन भावभूति। ठीक है, मतलब इनका पूरा नाम जो है वो है श्रीकंठ पदलाछाचन भावभूति, श्रीकंठ पदलाछाचन भावभूति। इनके पिता की बात करें तो वो रहे हैं नीलकंठ। ठीक है, भावभूति के पिता की बात करें तो वो रहे हैं नीलकंठ, और माता जी का नाम रहा है जानुकर्णी। ठीक है, जनुकर्णी। ठीक है, जनुकर्णी और नीलकंठ इनके। इनका दूसरा नाम, इनको भारत का मिल्टन भी कहते हैं,
इंडियन मिल्टन, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय मिल्टन किसको कहा जाता है? भवभूति को। ठीक है, तो भारतीय मिल्टन किसको कहा जाता है? भवभूति को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कन्नौज के एक शासक रहे हैं यशोवर्मन। ठीक है, कन्नौज के ही शासक थे हर्षवर्धन, और कन्नौज के ही एक शासक रहे हैं यशोवर्मन। इनके दरबारी कवि हुआ करते थे भावभूति। ठीक है, तो आपको भावभूति के बारे में ये पर्सनल इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अब हम इनके थोड़ा रचनाएं देख लेते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या हुई। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो है मालती माधव। ठीक है, इसमें प्रेम कथा का वर्णन किया गया है मालती और माधव का, इसीलिए इसको कहा गया मालती माधव। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है महावीर चरितम। ठीक है, ये भी भावभूति ने लिखा है, महावीर चरितम। इसमें वीर रस प्रधान नाटक है, जिसमें श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया। ठीक है, मतलब ये एक क्या है? वीर रस प्रधान हेरोइक ड्रामा है, जिसमें श्री रामचंद्र जी जो हैं, ठीक है, उनके राज्य अभिषेक का विवरण किया गया है महावीर चरितम में। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो उत्तरा रामचरितम भी है इसमें। ठीक है, तो उत्तरा रामचरितम में क्या दिया हुआ है? सबसे पहली बात तो ये संस्कृत का प्रथम दुख्यात दुखांत, दुखांत मतलब ट्रेजिक ड्रामा। ठीक है, दुखांत का मतलब होता है ट्रेजिक ड्रामा, दुखांत नाटक। तो संस्कृत का प्रथम दुखांत नाटक है। इसमें धोई नामक व्यक्ति ने माता सीता पर लांछन लगाया था। इसमें क्या किया था? धोई नामक एक व्यक्ति ने माता सीता के ऊपर क्या लगाया था? लांछन लगाया था। याद करिए आप, जब रावण का वध करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी सीता माता सब लौटे अयोध्या, तो कई लोगों ने माता सीता के चरित्र के ऊपर सवाल उठाया था। तो ढोई नाम का एक व्यक्ति था जिसने माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाया था, और यही इसीलिए इसको संस्कृत का पहला दुखांत नाट्य कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी तीन रचनाएं रही भावभूति की, आप याद रखिएगा, मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तरा रामचरितम। ये तीन रचनाएं रही हैं भावभूति की। भावभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन, ठीक है, इनके दरबारी कवि हुआ करते थे, और इनको भारत का मिल्टन भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? भारत का मिल्टन। ठीक है, तो ये टाइटल्स भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत का मिल्टन किसको कहा जाता है? ठीक है, या कवि चक्रवर्ती किसका उपाधि रही है? तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये थे सारे प्राचीन काल के। ठीक है, तो प्राचीन काल में हमने देखा भावभूति, बाण भट्ट, भर्तृहरि और महाकवि कालिदास और इनकी रचना। अब हमें आगे बढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन के, और मध्यकालीन के जो सबसे पहले कवि हैं वो हैं आचार्य केशव दास। ठीक, आचार्य केशव दास, इनके बारे में पढ़ते हैं, आचार्य केशव दास के बारे में। आचार्य केशव दास का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ, और इनकी डेथ जो हुई है वो 1617 में। मतलब इनका जो जन्म हुआ है वो 1555 में, ठीक है, ओरछा जो कि आज का निवाड़ी जिला है, बुंदेलखंड में निवाड़ी जिला है, वहां पर एक स्थान है ओरछा। ठीक है, वहां पर इनका जन्म माना जाता है आचार्य केशव दास का, और इनकी मृत्यु हुई है 1617 में। इसके अलावा बात करें तो ये दरबारी कवि रहे हैं इंद्रजीत सिंह के, जो कि राजा रहे हैं ओरछा के। ठीक है, तो ओरछा के राजा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे कौन? आचार्य केशव दास। ठीक है, और ये हिंदी के जो रीति काल है, ठीक है, रीति काल, ठीक है, तो हिंदी के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हुआ करते थे। ठीक है, ही वॉज अ फेमस पोएट ऑफ द रीतिकालीन पीरियड ऑफ हिंदी। ठीक है, तो हिंदी के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हुआ करते थे आचार्य केशवदास। इसके अलावा बात करें, ही वॉज फेमस एज द घोस्ट ऑफ डिफिकल्ट पोएट्री। देखिए, अद्भुत संवाद रचना व काव्यगत जटिलता के कारण कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा जाता था। मतलब इनकी कविताएं जो होती थी वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, कठिन हुआ करती। ठीक है,
तो जो अद्भुत संवाद रचना, डायलॉग कंपोजिशन, अमेजिंग डायलॉग कंपोजिशन, अद्भुत संवाद रचना व काव्य जटिलता, पोएटिक कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इनकी जो कविताएं हुआ करती थी वो बड़ी जटिल हुआ करती थी और इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि कठिन काव्य का प्रेत किस साहित्यकार को कहा जाता है, तो वो थे आचार्य केशव दास। क्यों? क्योंकि इनकी जो अद्भुत संवाद रचना है और काव्यगत जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है पोएटिक की, इसके कारण। ठीक है, इनको हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हार्टलेस पोएट, मतलब जिनके अंदर हृदय नहीं। ठीक है, ऐसा कवि इनको माना जाता है। ठीक है, तो हृदयहीन कवि भी इनको क्या कहा जाता है? आचार्य केशव दास। इसके अलावा बात करें, इन हिज मेमोरी केशव जयंती सेलिब्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन ओरछा। देखिए, ओरछा में इनकी स्मृति में केशव जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर केशव जयंती समारोह आयोजित किया जाता है आचार्य केशव दास की स्मृति में। इसके अलावा बात करें तो इनको प्रेम हो गया था एक वैश्य कन्या से जिनका नाम था राय प्रवीण। ठीक है, तो राय प्रवीण नामक वेश्या पर आसक्य हो गए थे, मतलब आचार्य केशव दास जो थे इनको प्रेम एक वैश्या से हो गया था, राय प्रवीण। ठीक है, इसका राय प्रवीण का नाम किसके साथ जुड़ता है? आचार्य केशव दास के साथ। इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी कई सारी रचनाएं रही हैं। ठीक है, 9 जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं इनके, ठीक है, उसमें एक है रसिक प्रिया। ठीक है, जो सबसे कहा जाए तो प्रणोत्तम कृति है। इसके अलावा नखशिख, ठीक है, नखशिख। इसके अलावा छंदमाला। ठीक, छंदमाला के बाद रामचंद्र चंद्रिका, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, चरित्र। ठीक है, इसके अलावा रतन बावनी। ठीक है, विज्ञान गीता। ठीक है, और जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, ये इनके 9 प्रामाणिक ग्रंथ रहे हैं। ठीक है, तो रसिक प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। ये 9 आपको याद रखने हैं प्रमाणिक ग्रंथ। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ आपको और याद रखना है। और इनकी रचनाएं हुआ करती थी रतन बावनी। ठीक है, जिसमें मधुकर शाह के पुत्र का विवरण, ठीक है, तथा डिंगल भाषा में लिखित है। ठीक है, जो मधुकर शाह थे उनके पुत्र का विवरण है इसमें। ठीक है, और ये डिंगल भाषा में लिखा हुआ है, रतन बावनी। इसके अलावा बात करें कवि प्रिया। ठीक है, ठीक है, कवि प्रिया जो है, ठीक है, ये राय प्रवीण को काव्य शिक्षा दी थी इन्होंने। ठीक है, कवि प्रिया में टॉट पोएट्री टू राय प्रवीण। इसके अलावा बात करें रामचंद्र चंद्रिका, ठीक है, जिसमें श्री रामचंद्र जी के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो रामचंद्र चंद्रिका के बारे में। और जो ये जहांगीर जस चंद्रिका है, ठीक है, इसमें मुगल बादशाह के यश का विवरण किया गया है। ठीक है, मतलब जो मुगल बादशाह रहे हैं, ठीक है, उनके यश का विवरण किसमें किया गया है? जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक, तो इनके 9 ग्रंथ आपको याद रखने हैं, रसिक प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी। रतन बावनी तो हो गया कवि काव्य। ठीक है, कवि प्रिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो ये सारे इनके आचार्य केशव दास की रचनाएं रही है और इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? घोस्ट ऑफ डिफिकल्ट पोएट्री। अगला बात करें, अगला रहे हैं महाकवि भूषण। ठीक है, तो अगले जो रहे हैं वो रहे हैं महाकवि भूषण। महाकवि भूषण की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1613 में हुआ और इनकी डेथ हुई है 1715 में। ठीक है, तो महाकवि भूषण। ठीक है, इनका जो उपनाम है वो जटाशंकर। ठीक है, तो महाकवि भूषण का उपनाम क्या है? जटाशंकर। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम किसी को पता नहीं। ठीक है, अज्ञात है। ठीक है, ये घनश्याम नहीं है, अज्ञात है, मतलब
नोबडी नोस, मतलब किसी को पता नहीं है कि इनका वास्तविक नाम क्या है। इसके अलावा बात करें, इनको टाइटल दिया गया भूषण का। ठीक है, इसको किसने दिया? चित्रकूट के राजा रुद्र सोलंकी ने। ठीक है, तो चित्रकूट के नरेश थे रुद्र सोलंकी, जिन्होंने इनको टाइटल दिया भूषण का। ठीक है, ये किनको अपना आदर्श मानते थे? शिवाजी को। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महाकवि भूषण जो हैं ये किसको अपना आदर्श मानते थे? शिवाजी को। ठीक, इसमें अगर हम बात करें विशेष तौर पर, तो द ओनली पोएट ऑफ रीतिकाल पीरियड हु कंपोज्ड वर्क्स इंस्पायर्ड बाय वीर रस इंस्टेड ऑफ श्रृंगार रस। देखिए, इसमें रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने श्रृंगार के स्थान पर वीर रस से प्रेरित रचनाएं की हैं। ठीक है, श्रृंगार रस मतलब जो प्रेम भाव का होता है, और वीर रस मतलब जिसमें युद्ध वगैरह या जो बहादुरी के जो किस्से होते हैं वो सारी चीजें। तो महाकवि भूषण जो रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में बताया जाता है कि रीति काल के एक लौते ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने श्रृंगार के रस को छोड़ करके वीर रस की रचनाओं के बारे में किया। ठीक, अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो रचनाएं रही हैं वो रही हैं शिवराज, शिव भवानी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये सब। तो इनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं? शिवराज, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा आदि, ये इनकी क्या रही हैं? महाकवि भूषण की रचनाएं रही हैं। इसके अलावा बात करें, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा सेड हिज ओरिजिनल नेम वॉज घनश्याम। ठीक है, देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने ये बात बोली कि इनका जो ओरिजिनल नेम रहा है वो रहा है घनश्याम। ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल नाम जो इनका रहा है वो घनश्याम रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, इनको बोला है हिंदू जाति के प्रतिनिधित्व कवि। मतलब कि इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, जो हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कविता में। ठीक है, तो इनको ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने इनका ओरिजिनल नाम क्या बताया है? घनश्याम बताया। ठीक, तो आपको इनकी रचनाएं याद रहेंगी, शिवराज, शिव भवानी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा आदि। ठीक, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने इनका ओरिजिनल नाम बताया घनश्याम। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको, महाकवि भूषण क्लियर हुए। ठीक, इसके बाद अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं महाकवि पद्माकर भट्ट। ठीक है, तो महाकवि पद्माकर भट्ट की अगर हम बात करें तो इनका जीवन परिचय बात करें तो इनका जन्म हुआ 1753 में और डेथ हुई इनकी 1833 में गंगा नदी के किनारे कानपुर में। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे कानपुर के तट पर इनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, ये माना कि इनका जन्म जो हुआ है वो बांदा में हुआ। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये याद करिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वही हैं जिन्होंने महाकवि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा था। तो वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं मानते हैं कि इनका जन्म जो है वो बांदा में हुआ। इसके अलावा बात करें, अकॉर्डिंग टू पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ही वॉज बोर्न इन सागर, मध्य प्रदेश। अब देखिए, अलग अलग रचनाओं ने अलग अलग बात कही। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, जिन्होंने उनका महाकवि भूषण का मूलभूत नाम घनश्याम बताया था, उन्होंने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने यह कहा कि इनका जन्म सागर में हुआ। ठीक है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने बताया कि इनका जन्म जो हुआ है वो बांदा में हुआ। ठीक, अब इनको उपाधि बात करें तो इनको कहा गया कविराज शिरोमणि। ठीक है, देखिए उपाधियां याद रखिएगा, किसको क्या कहा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कविराज शिरोमणि, ठीक है, जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह। ठीक है, तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह द्वारा इनको उपाधि दी गई कविराज शिरोमणि। ठीक, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। ठीक, तो इनकी पहली रचना थी हिम्मत बहादुर विरादवली। ठीक है, तो हिम्मत बहादुर विरादवली, ठीक है, इसको अनूप गिरी के शासक के नाम पर रचित किया गया था। अनूप गिरी के शासक के नाम पर रचित किया गया था हिम्मत बहादुर विरादवली। और इसमें गंगौर त्योहार के बारे में गणगौर
उत्सव का वर्णन इसमें मिलता है। तो गणगौर उत्सव जो है इसका वर्णन किसमें मिलता है? हिम्मत बहादुर विरादवली। ठीक। इसके अलावा इनकी रचना थी जगत विनोद। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये एक जगत विनोद अगर हम बात करें, ठीक है, तो जयपुर के जो जगत सिंह थे उनके नाम से एक प्रसिद्ध रीति विषयक रचना की गई। इट वॉज अ फेमस कॉम्पोजिशन ऑन रिचुअल्स इन द नेम ऑफ जगत सिंह ऑफ जयपुर। ठीक है, तो जगत, इसीलिए इसका नाम पड़ा जगत विनोद। ठीक। इसके अलावा बात करें तो अलीजा प्रकाश। ठीक है, ये इन्होंने, ये किनसे रिलेटेड था? दौलत राव सिंधिया से। ठीक है, तो दौलत राव सिंधिया से संबंधित था अलीजा प्रकाश। अन्य अगर हम बात करें अदर्स इनके क्या क्या रहे हैं, तो पद्म भारण, पद्म भारण, राम रसायन। ठीक है, इसके अलावा प्रबोध पचासा। ठीक है, इसके अलावा गंगा लहरी। ठीक है, और जय सिंह विरुद्वाली। ठीक है, जय सिंह विरुद्वाली, ये इनके अन्य काव्य रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इनको राम रसायन, और जो मतलब देखिए जो इनका राम रसायन रहा है, ठीक है, राम रसायन, ठीक है, ये वाल्मीकि के रामायण का भाषा अनुवाद था, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब भाषा अनुवाद। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद है राम रसायन। ठीक है, तो ये थे महाकवि पद्माकर भट्ट। ठीक, इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है, जरूरी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो हिम्मत बहादुर वृदावली, जगत विनोद, अलीजा प्रकाश, पद्म भारण, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, जय सिंह विरुद्धवली। राम रसायन जो कि ट्रांसलेशन रहा है वाल्मीकि रामायण का। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पर आज हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ठीक। अब हमारे जो आधुनिक काल के जो साहित्यकार हैं, देखिए प्राचीन काल के और मध्यकालीन के साहित्यकार कंप्लीट हो चुके हैं। शायद एक और बचे हैं, हाँ सॉरी, एक और बचे हैं, बिहारी लाल। ठीक है, इनको कर लेते हैं। ठीक है, बिहारी लाल जो है वो मध्यकालीन, ठीक है, साहित्यकारों में से एक रहे हैं। ठीक है, तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बिहारी लाल जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ वो गोविंदपुर में हुआ, ग्वालियर के पास। ठीक है, बिहारी लाल का 1595 में जन्म हुआ गोविंदपुर में, ग्वालियर के पास। और इन्होंने अपना बचपन जो है ये ओरछा में बिताया, बुंदेलखंड में। ओरछा मैंने आपको बताया आज का जो निवाड़ी जिला है उसमें एक जगह है ओरछा। ठीक है, जहां पर इनके पिता केशव राय भी रहते थे। ठीक है, तो इनका बचपन जो बीता वो ओरछा में बीता। ठीक है, जन्म जो हुआ इनका वो गोविंदपुर, ग्वालियर के पास। इसके अलावा बात करें तो बिहारी लाल एक हिंदी कवि रहे हैं, हिंदी के। ठीक है, जो कि फेमस रहे हैं फॉर राइटिंग सता सही इन ब्रिज भाषा। ठीक है, तो सता सही लिखने के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं, और ये हिंदी के काव्य रहे हैं, हिंदी के कवि रहे हैं ब्रिज भाषा। इसके अलावा बात करें तो सता सई इज अ कलेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 700 डिस्चिंचेस विच इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदी वर्क ऑफ पोएटिक एरा। देखिए सतसाई जो है इसमें तकरीबन 700 खंड रहे हैं। ठीक है, जो कि हिंदी काव्य में अगर हम बात करें, काव्य में वो बहुत ही ज्यादा से मतलब इसको बहुत ज्यादा मान दिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख किताब है रीति कवि पीरियड की हिंदी लिटरेचर में। ठीक है, टुडे इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट रेप्यूटेड बुक ऑफ रीति काव्य ऑफ हिंदी लिटरेचर। सत साई किसने लिखी है? बिहारी लाल। ठीक है, और इनकी जो कविताएं रही हैं वो प्रेम से संबंधित रही हैं, जिसमें प्रेम बताया गया है कृष्ण भगवान और राधा का। ठीक है, तो कृष्ण भगवान और राधा के प्रेम की का जो है उनके बारे में इनकी कविताओं में बताया गया, बिहारी लाल के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर आज हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ठीक, आज हमने प्राचीन काल के महाकवि कालिदास को देखा। ठीक, इसके बाद हमने उनकी रचनाएं देखी। ठीक, एक बार हम फिर से एक बार सिर्फ और सिर्फ उनकी रचनाएं रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या थी। तो सबसे पहले हमने महाकवि कालिदास को देखा। ठीक, इनकी इनको जैसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उज्जैन के दरबार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये नवरत्नों में से एक रहे हैं। ठीक है, अब इनके इनकी जो रचनाएं रही उसमें महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम,
खंड काव्य की बात करें तो मेघदूतम, ऋतुसंहार। महाका, और अगर हम इनके ड्रामा की बात करें, नाटक की, तो मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं रही। इसके बाद आते हैं भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि का कहा जाता है कि उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे। अपनी रानी के दुष्चरित्र, पिंगल नामक रानी के दुष्चरित्र के चलते इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। इनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं, तो त्रिशतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक, इनकी अन्य कौन कौन सी ग्रंथ रहे हैं, मीमांसा सूत्र वृत्ति, वेदांत सूत्र वृत्ति, वाक्य प्रदीप वृत्ति, भाग वृत्ति, शब्द धातु समीक्षा, महाभाष्य त्रिपदी, महाभाष्य दीपिका, भट्टी काव्य। ये इनकी रचनाएं रही। इसके बाद हमने पढ़ा बाण भट्ट के बारे में। ये कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनको उपाधि दी गई थी कवि चक्रवर्ती की। ठीक है, ठीक है, इनके रचनाएं क्या क्या थी, तो हर्षचरितम, कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक। इसके बाद हमने पढ़ा भवभूति के बारे में। भवभूति जो थे, ठीक है, इनको भारत का मिल्टन कहा जाता है। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे ये। ठीक, इनकी रचनाएं क्या क्या थी, मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ठीक है, इसके अलावा हम मध्यकालीन में आए तो आचार्य केशव दास, ये ओरछा के नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में राजकवि हुआ करते थे। ठीक है, और ये हिंदी के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हुआ करते थे। ठीक है, इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था। ठीक है, और इनके उपलक्ष्य में ओरछा में, ठीक है, केशव जयंती समारोह जो है वो आज भी मनाया जाता है। ठीक है, और इनका संबंध जो था वो राय प्रवीण नामक वेश्या से हो गया था। इनके रचित चरित्रों की रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया, नख शिख, छंदमाला, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर चस चंद्रिका। ठीक है, और कवि प्रिय। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हुआ करती हैं। इसके बाद आते हैं महाकवि भूषण। इनका उपनाम था जटाशंकर। ठीक है, इनको विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने इनका मूल नाम बताया था घनश्याम। ठीक है, और ये रीति काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने श्रृंगार के स्थान पर वीर रस से प्रेरित रचनाएं की। ठीक है, इनके आदर्श शिवाजी हुआ करते थे। ठीक है, इनकी रचनाएं रही शिवराज, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। और इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा था। इसके बाद हमने पढ़ा कवि पद्माकर भट्ट के बारे में। ठीक, ये इनका मानना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि इनका जन्म बांदा में हुआ, लेकिन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा के अनुसार इनका जन्म सागर में हुआ था। ठीक है, इनको उपाधि दी गई कविराज शिरोमणि की। इनकी रचनाएं थी हिम्मत बहादुर बिरदवाली, जगत विनोद, अलीजा प्रकाश, पद्मारण, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, जय सिंह बिरदवाली, राम रसायन, वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद था। ठीक है, और इसके अलावा थे बिहारी लाल, जिनका जन्म 1595 में हुआ। ठीक है, ओरछा में इनका बचपन बीता और इन्होंने लिखी थी सतसाई ब्रज भाषा। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा। ठीक, अब जो आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और फोक लिटरेचर, ठीक है, इनके जो राइटर्स रहे हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको हमारे इस चैनल से मदद मिल रही होगी। देखिए, अगर आपको मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद मिलेगी। सो आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपका। और अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।